भारत का एक ऐसा राज्य जो पूरे ईस्ट एशिया और यूरोप के ट्रेड को अपने सिल्क रूट से कंट्रोल करता था। अंग्रेज जब आए तो भी उन्होंने उसी राज्य को चुना भारत में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए। बे ऑफ बंगाल को हिमालय के फुटहिल से जोड़ने वाला सबसे स्मॉलेस्ट रूट प्रोवाइड करता है राज्य भारत का। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बंगाल के बारे में। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल्स के मामले में भारत का एक ऐसा हेरिटेज जिसने पूरे भारत की इंडियन नेशनल मूवमेंट को शेप किया, एक आकार दिया। चाहे वो हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड हो और द फर्स्ट इंग्लिश पेपर बंगाल गजट, बोथ हैज बीन पब्लिश्ड एंड फ्लरिश्ड इन बंगाल। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, द ग्रेट्स आर बिलोंग फ्रॉम द लैंड ऑफ मार्बल। But what happened next? After the independence of India, बंगाल में एक स्टीप डिक्लाइन आया जो रैपिड और कंटिन्यूअस था, और वो डिक्लाइन इतना हद तक गया कि आज बंगाल एक ऐसी स्थिति पे है, बंगाल भारत का नेक्स्ट फेल स्टेट होने वाला है, बिल्कुल कोलैप्स के कगार पर है। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय और आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल बाइबियोलॉजी पे, जहाँ पे हम आपको रियल बाइबल प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसा इनपुट देते हैं जो काफी अतरंगी और सबसे अलग हटके होता है। भारत के आजादी से बहुत पहले, इवन कि अंग्रेजों के आने से पहले ही बंगाल का आधिपत्य पूरे संसार पे था। बंगाल में ऐसे कपड़े मिलते थे, ऐसे मलमल मिलते थे जिसका दुनिया में कोई शान ही नहीं था। मिस्र के एक राइटर ने यहां तक कहा है कि द इंटायर गोल्ड ऑफ इजिप्ट हैज बीन डिपॉजिटेड इन इंडिया इन द एवज ऑफ इंडियन मार्बल्स एंड इंडियन क्लॉथ्स। ऐसी एक रिच हेरिटेज थी हमारी, जहां डाल डाल में सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यही वही बंगाल है जिसके लिए गाना गाया गया था। आज जब आजाद हुआ भारत, तो उस आजादी के साथ ही बंगाल की स्थिति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन है। जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया, और सबसे बड़ी कारोबार क्या होती थी बंगाल में उसमें? जूट का कारोबार। और जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो बंगाल का जो पूरा जूट का कारोबार था वो ट्रेस हो गया, ठहर गया बिल्कुल, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान में और जो फैक्ट्रीज थे वो आ गए हमारे यहाँ। तो कुछ दिनों तक तो वहां से आदान प्रदान होता रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे कुछ डिस्प्यूट्स आए, रिफ्यूजीज का संकट आया, और इन संकटों के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आदान प्रदान रुक गया और हमारा जूट का कारोबार खत्म होते होते बिल्कुल समाप्ति के कगार पर आ गया। इसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ा तो हमने पीसी महालनोबिस योजना, पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिसमें हमने हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। और इसी हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के क्रम में आयरन ओर की अधिकता के कारण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सटे पश्चिम बंगाल में रेलवे का काफी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एंड इन दिस एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, द पोर्ट्स एंड द इंजन्स आर बीइंग मेड इन बंगाल, क्योंकि बंगाल एक आइडियल लोकेशन था। रानीगंज से कोयला मिल जाता था और आयरन ओर के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा थे, तो डेवलपमेंट काफी जोर शोर से चालू हुआ। उसी बीच में 1965 और 1971 के जो दो जंग हुए भारत के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उन जंगों के चलते क्या हुआ कि वहां पे हम स्पॉन्सर नहीं कर पाए, वैसा बूस्ट नहीं दे पाए वहां के रेलवे की इंडस्ट्रीज को, और जब बूस्ट नहीं दे पाए तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्री भी डाउनवर्ड होता गया। बाद में सबसे बड़ी समस्या आई माइग्रेशन की, जो ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेशन होता था, और उस माइग्रेशन के समय एक डेटा के अनुसार 1971 में 80 लाख तक माइग्रेंट भारत में आए। और भारत में क्या है, वो माइग्रेंट्स बंगाल में आए, और बंगाल क्या है कि वहां के सोशल डायनेमिक्स को पूरा ओवरटर्न कर दिया। और उस सोशल डायनेमिक्स को ओवरटर्न करने के क्रम में ऐसा क्या हुआ कि उस ओवरटर्न करने के क्रम में वहां के सिर्फ सोशल नहीं, वहां पे कल्चरल चेंजेस भी आने लगे। और कल्चरल चेंजेस आने लगे तो सबसे पहले उसको ट्रैक किसने किया? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीआईएम, क्योंकि एमएन रॉय भी बंगाल से थे, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक माने जाते थे। और 1971 के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस से अधिक सीट सीपीआईएम लेके आई। 1977 में तो सीपीआईएम ने वहां पे अपनी सरकार बना ली, और ये जब सरकार बना तो कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों का झुकाव भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो गया था। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल है जो श्रमिक और छोटे छोटे जो कामगार है, किसान है, उनके ऊपर बेस्ड एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे आप लालच के नहीं, नॉट फॉर ग्रीड, यू वर्क फॉर योर नीड, सबकी आवश्यकता समान हो, सब समान हो, एक ऐसा राम राज्य चला आएगा जहां पे समान तबके का लोग ही शासन करेगा। जो बड़े तबके के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चोर हैं, वो एलियनेशन उत्पन्न करते हैं हमारे और हमारे समाज के बीच में। एक ऐसी धारणा लोगों के बीच में उत्पन्न हो गई, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या था कि ज्योति बसु का एक ऐसा स्कीम जिसके चलते बंगाल में जमीन अधिग्रहण करने के लिए एक कहा गया कि जो किसान वहां पे बहुत दिनों से खेती करते आ रहे हैं वो अपने मालिक के जमीन को हथिया सकते हैं। इससे 15 लाख बंगाल के किसानों को फायदा तो हुआ, लेकिन बंगाल में एक अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होने वाला था, और उसमें जो बंगाल के उद्योगपति और जो बड़े संपत्ति वाले लोग थे, जमींदार थे, जो बूस्ट अपने इकोनॉमी से देने वाले थे, वो नहीं दी। धीरे धीरे वो बंगाल से बाहर चले गए। बंगाल से बाहर जाके मुंबई, दिल्ली और मद्रास जैसे जगहों में अपने अपने कंपनी को स्थापित किया। बंगाल से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल था वो बिल्कुल अलग हो गया।
उन्होंने कम्युनिस्ट मॉडल को अपना लिया, और कम्युनिस्ट मॉडल जहाँ जहाँ होगा वहाँ कैपिटलिस्ट नहीं होंगे, और वहाँ कैपिटलिस्ट जब वहाँ पे नहीं होंगे तो कैपिटलिस्ट नहीं होने के चलते और कैपिटलिस्ट मॉडल के धराशायी होने के बाद बंगाल की स्थिति बिल्कुल दयनीय होती गई। जिस बंगाल का एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट महाराष्ट्र से अधिक हुआ करता था, भारत की पूरे इकोनॉमी में 28% हिस्सेदारी बंगाल को हुआ करती थी, आज अगर कल की बात करूं मैं तो आज बंगाल की एनएसडीपी छत्तीसगढ़ की एनएसडीपी से भी कम है। यकीन करेंगे आप? वह राज्य जो भारत की राजधानी थी 1911 तक, वहां का एनएसडीपी छत्तीसगढ़ के एनएसडीपी से कम है। सच है। बाद में क्या हुआ? 1991 में भारत में एलपीजी मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत की इकोनॉमी को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया। इसी क्रम में क्या हुआ कि वहां पे 1994 में ज्योति बसु ने कुछ इंडस्ट्रियल सुधार लेके आए, लेकिन वो सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते, और सबसे बड़ी बात कि बंगाल के लोगों के मन में जो भावना थी सोशलिस्ट और इकोनॉमी की तरफ जो रुझान था, उसके चलते जो वो डरते थे बड़े उद्योगों से, बड़े उद्योगपतियों से कि हमको खा जाएंगे, हमारी जो फ्रीडम है उसको नोच देंगे, उसके चलते कभी वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, 2006 की बात, जब लखटकिया का सपना दिखाने वाले हमारे रतन टाटा साहब वहां पे टाटा का नैनो का प्लांट लगाने गए, 2006 की बात है, और वहां के किसानों ने ये बोल के उनका विरोध किया कि ये जो हमारी जो जमीनें हैं, ये जमीन हम फसल इस पे उगाते हैं, अगर आप इस पे नैनो की फैक्ट्री लगाएंगे तो हम कहां से फसल उगा पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही थी, और इसमें दोष पूरा पूरा बंगाल की सरकार का है। इसलिए किसानों की बात सही थी क्योंकि बंगाल का जो 60% लैंड है वो फर्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्टी लैंड है, मार्सी लैंड है, वेटलैंड्स है, उसके चलते फर्टिलिटी नहीं है। तो दोष सरकार का भी था, लेकिन सबसे ज्यादा दोष वहां के किसानों का था। और उसी के समय ममता बनर्जी का रोल सामने आता है, जब उन्होंने किसानों को भड़काया और 8 तक आते आते 2008 तक आते आते एक आंदोलन, एक हिंसात्मक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। और उसी समय एक डिसीजन लिया गया कि टाटा नैनो के प्लांट को वहां से हटा के गुजरात लेके जाया जाएगा, और गुजरात लेके चले गए। 1500 करोड़ का लॉस हुआ रतन टाटा जी को। 1500 करोड़ का लॉस टाटा को तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा लॉस बंगाल के लोगों को था, उनके विचारों को था। लाखों जॉब क्रिएट होते, एक टोटल सोसाइटी का डेवलपमेंट होता, सोशल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसा होता बंगाल ने जिसका कभी इमेजिन नहीं किया हो, और बंगाल अगले 10-20 साल तक उसको इमेजिन कर भी नहीं सकता है। उससे ममता बनर्जी की पॉलिटिकल जमीन तो फर्टाइल हुई, लेकिन बंगाल को उन्होंने एक अंधकार के रूप में ढकेल दिया। और ममता बनर्जी की सरकार 2008 में जीत के आई, और जब वो जीत के आए 11 में जीत के आए प्रिसाइजली, तो उनके जीत के आने के बाद तो उन्होंने बंगाल के पूरे सोशल और फ्रेमवर्क को बिल्कुल कन्वर्ट करके रख दिया। जो भी वहां से रिफ्यूजी आए, रोहिंग्या शरणार्थी आए, जो भी वहां से रिफ्यूजी मैक्सिमम मुसलमान आए, उनको उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया, आधार कार्ड बनवाया उनका, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने इतना गंदे के रूप में वहां पे हिंसा मचाया, जिस हिंसे की कोई एग्जाम्पल नहीं है उसका भारत में। और बिल्कुल वहां के डेमोग्राफी को चेंज करने का काम कर रही है। वहां के जनजाति वहां का जो बेस है, उस पूरे बेस को बदल रही है ममता बनर्जी। रामनवमी में वहां पे हिंसा हो जाती है, जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है। और घोटाला तो एक ऐसा बोलिए कि अभी कुछ दिनों पहले जब जो सीबीआई के जो चीफ थे, सीबीआई के चीफ को वहां पे घुसने नहीं दिया गया, ये बोल के। और मानते हैं कि सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाई गई 1946 के तहत, और राज्यों की परमिशन चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी द मोस्ट फेल्ड चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, सबसे फेल चीफ मिनिस्टर है। बंगाल हमको ट्रांजिट रूट देने को तैयार था बांग्लादेश, उस ट्रांजिट रूट के मदद से हम सीधे म्यांमार पहुंच सकते थे। हम चिकन कॉरिडोर जो हमारा है, जो सिलीगुड़ी गलियारा है, वो बहुत पतला गलियारा है, और चीन हमेशा उस पर नजर बढ़ा के रखता है। अगर हमको एक अल्टरनेट रूट मिल जाता है बांग्लादेश के तहत, जिसे चलते हम अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंच सकते हैं, तो कितना अच्छी बात होती है भारत के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने तीस्ता वाटर डिस्प्यूट करके शेख हसीना को बार बार ये बोला कि हम आपको ट्रांजिट रूट ना आप हमको दीजिए, ना हम आपको तीस्ता वाटर के रिवर का जो प्लान है उसमें आपका थोड़ा भी हम हिस्सा देंगे। कितनी बड़ी विडंबना है यार। अभी पंचायत चुनाव के विजुअल देखे आपने, कितने गंदे विजुअल है पंचायत चुनाव के। हर जगह हिंसा, मारामारी, खून आम बात है। बंगाल बिल्कुल क्लोज है, कुछ भी बंगाल का पता नहीं चलता है बाहर। ऐसी स्थिति एक समय जम्मू कश्मीर को हुआ करती थी 89-90 के समय, जब वहां पे माइग्रेशन हुआ वीपी सिंह की सरकार के समय। बंगाल डूब रहा है दोस्तों, इकोनॉमिकली तो पहले ही डूब चुका है। बंगाल कलकत्ता से बाहर जाएगा ना, छप्पर के घर मिलेंगे आपको, पत्ते पत्ते छा के लोग रहते हैं अपने घर पे। इतने बुरे हालत में लोग रह रहे हैं बंगाल में। क्या बना कर दिया बंगाल को। हिंसा आपको कहीं लेके नहीं जाती है। मणिपुर सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। क्या मेथी कम्युनिटी, क्या नागा कम्युनिटी, क्या कुकी, सब के सब त्रस्त हैं। बच्चों के मन में हिंसा भर चुकी है। एंड hatred is the most condemned thing in this world, the baddest thing in this world. And Mamata Banerjee, you are becoming the face of it. That's it. Thank you from the Real Biology. और जितना जल्दी भारत सरकार हो सके इस मामले को का निदान करे, इंटरवीन करे,
हमारे यहाँ 352, 356 और 360 में आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि हम वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे मेजर हमको उठाने चाहिए जिससे बंगाल को हम बचा सकें, एक ऐसे हेरिटेज को बचा सके जहाँ से अरिजीत सिंह जैसे सिंगर भी आते हैं और जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हिस्टोरियंस भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं। धन्यवाद।